मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से। आज LLB थर्ड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट के आवश्यक शर्तों या तत्वों पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में संपत्ति अंतरण अधिनियम के 6 तरह के ट्रांजैक्शंस में से 5 तरह के ट्रांजैक्शंस के एसेंशियल्स पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने अनुयोज्य दावा, विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय की आवश्यक शर्तों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। आज हम अंतिम तरह के अंतरण, दान, गिफ्ट के आवश्यक तत्वों पर चर्चा कर रहे हैं, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 और 123 में वर्णित हैं। जब हम धारा 122 का विवेचन करते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि धारा 122 जो है वह दान को परिभाषित करती है। इस परिभाषा से अगर हम पॉइंट वाइज आवश्यक तत्वों पर चर्चा करें, तो सबसे पहला आवश्यक तत्व जो है वो निकल कर आता है वॉलेंटरली, स्वेच्छा से। स्वेच्छा जो शब्द है वह संविदा अधिनियम 1872 में जो स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट का अध्याय आपने पढ़ा था, उसी के समान प्रावधान जो है वो यहाँ पर किया गया है। जो संविदा अधिनियम की धारा 15 से 19 और दोनों पक्षकारों की भूल के प्रावधान हैं, वे ही यहाँ पर स्वेच्छा पर लागू जो है वो होते हैं। अगर हम केस लॉ की बात करें, तो सुभाष चंद्र बनाम गंगा प्रसाद का 1967 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में उच्चतम न्यायालय ने वर्णन किया था कि केवल मात्र पारस्परिक संबंधों के साबित होने से ही अनुचित दबाव जो है वो साबित नहीं हो जाता। अनुचित दबाव उस पर्टिकुलर केस में इस्तेमाल भी किया गया था, यह तथ्य भी संबंधों के साथ साथ साबित करना अनिवार्य है। इसी तरह यदि हम बात करें, तो आर कुप्पई बनाम राजा गाउंडर का 2004 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। इसमें कपट के आधार पर उस समव्यवहार को शून्य घोषित करने का आधार लिया गया था, जिसमें वादी उस तथ्य को साबित नहीं कर पाया, इसलिए न्यायालय ने कपट मानते हुए स्वेच्छा का निर्धारण जो है वो किया था। अर्थात कपट साबित नहीं हो पाया, इसका अर्थ यह है कि वह समव्यवहार स्वेच्छापूर्ण किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें, तो स्वेच्छा का निर्धारण तथ्यों एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है, जिसमें विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने पर्दानशीन महिला और वृद्ध व्यक्ति, साथ ही साथ जो अनपढ़ हैं, उनके संदर्भ में विवाद न्यायालय में आने पर न्यायालय
इन व्यक्तियों की अर्थात प्रदानशील स्त्री, वृद्ध या अनपढ़ व्यक्ति की सहमति नहीं थी, यह मानकर जो है वह चलता है। अर्थात ये व्यक्ति अगर न्यायालय में ये कह देते हैं कि हमें पूर्ण ज्ञान तथ्यों का नहीं था और हमसे कपट से हस्ताक्षर जो हैं वो ले लिए गए हैं, तब विरोधी पक्षकार को ही यह साबित करना होता है कि प्रदानशील स्त्री या वृद्ध व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति को समव्यवहार के संपूर्ण तथ्यों की जानकारी जो है वो दी गई थी और उन्होंने स्वेच्छा से वह हस्ताक्षर जो है निष्पादन जो है वह किया है। दूसरे आवश्यक तत्व की यदि हम बात करें तो गिफ्ट जो है विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए। प्रतिफल का वही अर्थ है जो संविदा अधिनियम में आप पिछले वर्ष पढ़कर आए हैं, धारा 25 संविदा अधिनियम की, और जो अपवादों सहित यहाँ पर भी लागू होती है, जिसमें प्राकृतिक प्रेम या स्नेह, आध्यात्मिक या नैतिक फायदा शामिल जो है वह नहीं माना जाता है। तो दान जो समव्यवहार है वह स्वेच्छा से होने के साथ साथ बिना प्रतिफल के जो है वह किया गया होता है, और यही प्रतिफल दूसरे समव्यवहारों, विक्रय विनिमय, पट्टा, बंधक से दान समव्यवहार को अलग भी जो है वह करता है, क्योंकि बाकी के सभी समव्यवहारों में, अंतरणों में प्रतिफल होता है, लेकिन दान समव्यवहार जो है वह बिना प्रतिफल के किया जाता है। अब दो आवश्यक शर्तें जो आप पूर्व में भी देखें आपने, कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरर, डोनर, तो वही तीन आवश्यक शर्तें हैं। वयस्क होना चाहिए, स्वस्थित होना चाहिए और संपत्ति का स्वामी या अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए। इसी तरह यदि हम बात करें कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरी या डोनी कहलाता है यहाँ पर, आदाता, दान ग्रहीता, तो वह भी वयस्क या स्वस्थित होना आवश्यक है, क्योंकि दान समव्यवहार भी पट्टे समव्यवहार के सदृश आदाता या दान ग्रहीता के द्वारा स्वीकृत जो है वह किया जाना आवश्यक होता है, और समव्यवहार की स्वीकृति दिए जाने के लिए आप जानते हैं कि वयस्कता और स्वच्छता अनिवार्य है, अन्यथा उसकी ओर से वेद संरक्षक अथोराइज्ड जो पर्सन हैं वे भी सहमति प्रदान करने के लिए अधिकृत होते हैं। इसलिए आदाता या दान ग्रहीता की स्वयं की अगर वह सक्षम है, अन्यथा उसके वेद संरक्षक की सहमति स्वीकृति अनिवार्य है। इसी तरह यदि हम बात करें सब्जेक्ट मैटर, यह भी हम पिछले सभी अंतरणों में देख आए हैं, किंतु यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो है वो चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति, स्थावर और जंगम दोनों तरह की संपत्ति जो हैं वो दान का सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु जो है वह हो सकती हैं, और यही तत्व है दूसरा तत्व जो दान को अन्य समव्यवहारों से अलग भी करता है। बाकी के जो सारे समव्यवहार हैं उनमें अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी ही विषय वस्तु हो सकती है, किंतु दान के समव्यवहार में धारा 122 में साफ साफ वर्णित है कि चल जंगम संपत्ति भी अंतरित की जा सकती है। इसके बाद यदि बात करें तो ये एक सामान्य बात जो हम हर तरह के अंतरणों में पढ़कर आए हैं, जिसमें विक्रय और विनिमय के सदृश ही
दान के समय व्यवहार में संपत्ति का स्वामित्व का अंतरण जो है वह होता है। संपत्ति के सारे अधिकार दानकर्ता से दान ग्रहीता में ट्रांसफर होते हैं। मॉर्गेज और लीज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, केवल मात्र संपत्ति में हित का अंतरण या उपयोग उपभोग करने के अधिकार का अंतरण ही होता है। स्वामित्व कर्ता के पास ही बना रहता है, किंतु दान समव्यवहार में विक्रय और विनिमय समव्यवहार के सदृश ही स्वामित्व का अधिकार अर्थात पूर्ण अधिकार जो हैं वो दानकर्ता से दान ग्रहीता में अंतरित हो जाते हैं। इसके बाद यदि हम आवश्यक तत्व की बात करें तो धारा 126 का दूसरा जो 122 का दूसरा पैरा जो है वह ये कहता है कि दान समव्यवहार को दान ग्रहीता के द्वारा प्रतिग्रहित भी किया जाना चाहिए, अर्थात स्वीकृति जो आदाता या उसकी ओर से अगर वह सक्षम नहीं है तो उसके वेद संरक्षक की ओर से दी जाना अनिवार्य है। किंतु इसके लिए भी ये अनिवार्य किया गया है कि आदाता या उसकी ओर से जो स्वीकृति है वह दाता के जीवन काल या दाता के समर्थ रहने तक ही की जानी अनिवार्य है, आवश्यक है। अर्थात अगर दाता की मृत्यु हो जाती है या दाता दूसरा समय व्यवहार करने में अक्षम हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि अस्वच्छिता आदि, तो उससे पहले दाता की मृत्यु होने से पहले या दाता के अस्वस्थित होने से पहले दाता आदाता या उसकी ओर से वेद संरक्षक के द्वारा दान समव्यवहार को स्वीकृत करना अनिवार्य किया गया है। अगर आदाता की मृत्यु दान स्वीकृत करने से पहले ही हो जाती है तो भी समव्यवहार शून्य हो जाता है, और आदाता के द्वारा स्वीकृति किए जाने से पहले ही दाता की मृत्यु हो जाती है या दाता अक्षम हो जाता है तो भी समव्यवहार शून्य जो है वह हो जाता है। अब अगर हम अंतिम आवश्यक तत्व की बात करें तो इस अधिनियम की धारा 123 यह प्रावधान करती है कि दान कैसे किया जाएगा। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर, अंतरण, तो जिस तरह से हमने ऊपर चर्चा की कि विषय वस्तु अचल संपत्ति या चल संपत्ति में से कोई भी हो सकती है, तो जिस तरह की संपत्ति है उसी तरह का यहाँ पर तरीका ढंग अंतरण करने का बताया गया है। धारा 123 ये वर्णित करती है कि अगर संपत्ति स्थावर है, अचल है, इमूवेबल है, तो केवल मात्र लिखित के माध्यम से ही उस संपत्ति का, अचल संपत्ति का दान समव्यवहार किया जा सकता है। लिखित का मतलब यह है कि पहले वह विलेख लिखा जाए, उसके बाद दाता द्वारा निष्पादित किया जाए, 2 सक्षम गवाहों के द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए और उसके द्वारा पंजीकृत किया जाए। तो लिखित, निष्पादित, अनुप्रमाणित और पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से अचल संपत्ति का दान किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। इसी तरह यदि बात करें चल संपत्ति की, तो चल संपत्ति के लिए दोनों विकल्प हैं। ऊपर जैसा हमने देखा लिखित के द्वारा भी, और केवल मात्र मौखिक जिसे हम कहते हैं डिलीवरी बाय पोजेशन, बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन, संपत्ति के परिधान द्वारा। इन दोनों में से किसी भी तरह से चल संपत्ति का दान जो है वह किया जा सकता है। अगर हम कैश की बात करें तो रेनी कुंतल राजम्मा बनाम के सर्वन्मा का 2014 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जिसमें यह तय किया गया था कि
कि अचल संपत्ति के दान में कब्जा प्रदान करना आवश्यक नहीं होता। केवल मात्र पंजीकरण अगर कर लिया गया है समव्यवहार का तो भी वह अचल संपत्ति का दान वैध हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। अर्थात अचल संपत्ति के दान समव्यवहार का पंजीकरण अनिवार्य है, कब्जा प्रदान करना आवश्यक नहीं है। तो ये कुल मिलाकर आज हमने चर्चा दान समव्यवहार की आवश्यक शर्तों पर की, जिसमें हमने चल और अचल संपत्ति के दान को कैसे किया जाएगा, मौखिक या लिखित, दाता के द्वारा किए गए दान की आदाता के द्वारा स्वीकृति, स्वामित्व का अंतरण, संपत्ति चल या अचल, दाता और आदाता की सक्षमता, बिना प्रतिफल के और स्वेच्छापूर्वक, अगर ये सारी शर्तें तत्व उस समव्यवहार में हैं तो उस समव्यवहार को हम दान समव्यवहार कहेंगे और वह समव्यवहार वैध और प्रभावी माना जाएगा। दान के संदर्भ में कुछ विशेष प्रावधान जो धारा 124 से लेकर 129 में दिए गए हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।